मैंने अभी आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के उतने फॉर्मूले बताए जिससे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो मैं संडे की क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मंडे टू सैटरडे तक की जो क्लास रहेगी उसमें केवल स्कूल और एनसीईआरटी लेवल के आपके लिए बोर्ड और स्कूल लेवल की चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अभी इसके और भी फार्मूले हैं बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बस काम के हैं, इसलिए अभी इन फार्मूले को मैं और नहीं बता रहा हूँ। अभी तक जितने हम लोगों ने पढ़े हैं वो स्कूल और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इतने तक के ही कोई इसी नहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ मोल फ्रैक्शन के बारे में। बाकी चीजें जो कॉम्पिटिटिव लेवल की हैं वो संडे को हम लोग और डेप्थ में पढ़ेंगे, तो उस केस में हम नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के और बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे जो आपको अप टू आईआईटी काम आएंगे। एडवांस तक के लेवल के लिए क्वेश्चंस उसमें आप बना सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का क्या एकदम सबसे सरल तो यही है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल के हिसाब से हिस्सा। आपको जिसका फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। जैसे ए बी सी तीन कंपोनेंट है सॉल्यूशन में। ए के 2 मोल है, बी के 3 मोल है, सी के 5 मोल है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, इसको मैं एनटी बोल दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10 है। उसमें ए का फ्रैक्शन कितना है, तो 2 आउट ऑफ 10 ऐसा बोलेंगे, मतलब 10 में से 2 हिस्सा ए है। 3 आउट ऑफ 10 मतलब 10 में से 3 पार्ट बी है। 5 आउट ऑफ 10 मतलब 10 में से 5 पार्ट सी है। तो इसको कैसे करेंगे, ए के नंबर ऑफ मोल को मान लीजिए आप एन ए बोल रहे हैं, बी के नंबर ऑफ मोल को एन बी बोल रहे हैं, सी के नंबर ऑफ मोल को एन सी बोल रहे हैं। तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर लिखे, टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे लिखे। वैसे बी के लिए जिसका नंबर ऑफ मोल निकालना है उसको ऊपर लिखे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखे। ऐसे सी के लिए लिखिए। तो इस तरीके से आप ए बी सी को मेंटेन कर सकते हैं। जिसका नंबर ऑफ मोल निकालना है उसको ऊपर लिखे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखे। तो ये ए बी सी जो है वो उसके लिए फॉर्मूला। तो ये मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब इसमें एक चीज गौर कीजिए, इसका सम कितना है, 2 + 3 + 5 10 है। ये 2/10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/10, ये कितना हो जाएगा 5/10। इन सबको ऐड करने से क्या आएगा, 2/10, 3/10 और 5/10 को ऐड करने से कितना आएगा, 10/10 आएगा। 2/10, 3/10 और 5/10 इनको ऐड करने से कितना आएगा, 10/10 मतलब कितना आ गया, 1 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होते हैं सभी के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। तो यदि आपको, जैसे मान लीजिए आपको ए और बी का मालूम है और सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप टोटल में से मतलब 1 में से ए और बी के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे तो आपको सी का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। सबको सॉल्व करने की अलग अलग जरूरत नहीं। किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होते हैं सभी के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। 1 से आप 3 कंपोनेंट थे, 3 में से 2 का आप निकाल चुके थे, तो दोनों को 1 में से माइनस कर देंगे तो थर्ड वाले का आपको मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन है। इसी को अगर आप मोल परसेंट में बदलना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन में आपको 100 इंटू करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 250 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ, उसमें आपको कितना नंबर मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया आपका। और इसी को परसेंट निकालना तो 100 इंटू करना पड़ेगा। सेम वैसा ही है, ये मोल फ्रैक्शन है। अगर आप इसको मोल परसेंट में बदलना चाहते हैं तो केवल 100 इंटू कर दीजिए। मोल परसेंट ऑफ ए, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 100। मोल परसेंट ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू 100। मोल परसेंटेज ऑफ सी, बस ये मोल परसेंट हो गया। मान लीजिए मतलब 2 मोल परसेंट कोई ए है,
A 2 मोल परसेंट है, इसका मतलब 100 मोल सोल्यूशन में 2 मोल है, 2 मोल परसेंट। कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है? 2 मोल परसेंट, मतलब 100 मोल्स ऑफ मिक्सचर कंटेंट्स 2 मोल्स ऑफ A, ऐसा हो जाएगा। 100 मोल में 2 मोल है तो वो परसेंट हो जाएगा। तो ये मोल परसेंट और मोल फ्रैक्शन की बात हुई। फिर बारी आती है पीपीएम की। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम जो रहता है उसको तब यूज किया जाता है जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है। अगर किसी सॉल्यूशन में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है तो कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है तो पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन यूज होता है। पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान लीजिए वाटर में क्लोरीन का अमाउंट 5 ppm है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास जो पानी है उसको हम लोग 10 lakhs में बांटें, 10 लाख पार्ट्स में बांटते हैं अगर हम लोग उसको, तो उसमें 10 lakhs मतलब 1 million, जिसको आप 10⁻⁶ भी बोल सकते हैं। तो यदि 5 ppm दिया हुआ है तो हमारे पास जो भी पानी है अगर उसको हम इतने हिस्से में बांटेंगे, इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें 5 पार्ट क्लोरीन मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? वाटर में क्लोरीन का कंसंट्रेशन 5 ppm है, मतलब 5 पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब कितना हो गया? 10 lakhs, है ना, ये वही। तो अब मैं बोल रहा हूँ 5 ppm। तो अगर पानी में क्लोरीन का कंसंट्रेशन 5 ppm है तो हमारे पास जो भी है, मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी, जितना पानी भी है, उसको अगर हम 10 लाख हिस्से में बांटेंगे तो उसमें 5 हिस्सा जो अपने को क्लोरीन मिलेगा। ये मीनिंग है इसका, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वेट इतना है, तो इतने सोल्यूशन में इतना सॉल्यूट है, इतने ग्राम सोल्यूशन में इतना सॉल्यूट है, तो 10⁻⁶ ग्राम में कितना सॉल्यूट होगा? 10⁻⁶ मतलब क्या हो गया? 1 मिलियन हो गया। तो ये आप कितने के लिए निकालिए? 1 मिलियन के निकालिए। यही तो है पीपीएम। अच्छा, अब इसमें एक चीज गौर कीजिए, ये सॉल्यूट का वेट है और ये सॉल्यूशन का वेट है। सॉल्यूशन का वेट बोले मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट का सम नहीं होगा, तो ये पीपीएम हो गया। इसी को एक और चीज गौर करेंगे, क्या वेट परसेंटेज जैसा फार्मूला लग रहा है? हाँ, पर यहाँ 10⁻⁶ है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं? 100 × 10⁻⁴ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मास परसेंटेज ऑफ बी नहीं हो गया? तो क्या बोल देंगे? मास परसेंटेज ऑफ बी इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू पीपीएम। ये पीपीएम का आपको दूसरा फार्मूला हो गया कि कोई भी जो कंपोनेंट है उसका मास परसेंटेज में 10⁻⁴ इंटू कर देंगे तो वो भी पीपीएम हो जाएगा। तो एक पीपीएम का फार्मूला आपके ये काम आएगा और एक पीपीएम का फार्मूला जो ये आपका जो नॉर्मल फार्मूला है वो ये काम है। ये दो फार्मूला आपको पीपीएम के काम आएंगे। फिर बात आती है फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी जस्ट फॉर्मेलिटी है, मोलरिटी की जगह में फॉर्मेलिटी होता है, बस और कुछ नहीं है। आयनिक कंपाउंड जो रहता है उनके लिए मोलरिटी वर्ड यूज नहीं होते, उनके लिए फॉर्मेलिटी वर्ड यूज होता है। कैसे, क्या, क्यों? हम लोग पिछली क्लास में क्लास 11 में पढ़े थे सॉलिड स्टेट चैप्टर में कि कोई भी जो आयनिक कंपाउंड रहता है उसमें नंबर ऑफ आयंस फिक्स नहीं रहते, उनमें केवल क्या फिक्स रहता है? उनका रेशियो। आप सोडियम क्लोराइड लिख रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में 4 सोडियम और फ्लोरोक्लोरीन है, पर इसका फार्मूला आप Na4Cl4 नहीं लिखे, आप क्या लिखे? इनका रेशियो लिखे NaCl। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला रहता है वो केवल एम्पिरिकल फार्मूला रहता है, और कोवेलेंट के लिए आप एम्पिरिकल फार्मूला भी दे सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूले में क्या बताया जाता है? रेशियो बताया जाता है। अब मान लीजिए हम लोग मॉलिक्यूलर और इसकी बात करते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे सकते हैं और आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स फिक्स होते हैं
तब आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे सकते हैं। पर अगर नंबर ऑफ एटम्स फिक्स ना हो लेकिन उनका रेशियो फिक्स हो, रेशियो सब में फिक्स रहता है पर नंबर ऑफ एटम भी फिक्स होना चाहिए। जैसे बेंजीन की बात अपन करते हैं, बेंजीन में क्या है, ये फिक्स है कि 6 सोडियम, और बेंजीन में फिक्स है कि 6 क्लोरीन, बेंजीन में फिक्स है कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है। तो उसका हम लोग क्या दे सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे सकते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला दे सकते हैं। पर सोडियम क्लोराइड में फिक्स नहीं है कि उसमें कितने सोडियम रहेंगे, कितने क्लोरीन रहेंगे, उसका रेशियो फिक्स है। तो आयनिक कंपाउंड में रेशियो फिक्स रहता है, इसलिए हम लोग उसका एम्पिरिकल फार्मूला देते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड में रेशियो भी फिक्स रहता है, नंबर भी फिक्स रहता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला देते हैं। फॉर्मेलिटी के बारे में नेक्स्ट जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ।